सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन में बात होगी तमाम बड़ी और अहम खबरों की। कोविड-19 के मद्देनजर पहली बार कई तरह के कवायदों के साथ संसद के मानसून सत्र के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। संसदीय इतिहास में पहली बार कुछ अलग तरह की व्यवस्था की जा रही है। क्या और कैसे हो रहे हैं विशेष इंतजाम मानसून सत्र के लिए, दिखाएंगे आपको पूरी खबर। साथ ही आज होने वाली संसदीय स्थायी समिति की बैठक की खबर भी होगी शामिल। भारत और नेपाल के बीच करीब 9 महीने बाद आज काठमांडू में बातचीत होगी। क्या रहेगा बातचीत का एजेंडा और क्यों होगी ये बैठक खास, इस पर भी होगी बात। साथ ही कोरोना से जुड़ा हर बड़ा अपडेट, राज्यों और दुनिया का हाल, इसके अलावा और भी बड़ी खबरें हैं जिन्हें हम शामिल करेंगे आज अपने बुलेटिन में। साथ ही मौसम की भी बात होगी। तो आइए विस्तार से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना संकट के मद्देनजर संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए पहली बार कई तरह के कवायदों के साथ विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। राज्यसभा सचिवालय मॉनसून सत्र के लिए बीते 2 सप्ताह से दिन रात इसी काम में जुटा है। संक्रमण से बचाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। उचित दूरी का पालन करते हुए सदस्यों के बैठने के लिए दोनों चेंबरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल होगा। कोविड-19 के मद्देनजर पहली बार कई तरह की कवायदों के साथ संसद के मॉनसून सत्र के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। संक्रमण से बचाव के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ध्यान में रखते हुए सदस्यों के बैठने के लिए दोनों सदनों के अलावा दीर्घाओं का इस्तेमाल भी होगा। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक सत्र के दौरान उच्च सदन के सदस्यों को दोनों सदनों और दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार इस तरह की व्यवस्था होगी, जहां 60 सदस्य सदन में बैठेंगे और 51 सदस्य राज्यसभा की दीर्घाओं में बैठेंगे। इसके अलावा बाकी 132 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था लोकसभा सदन में होगी, ताकि उचित दूरी का पालन सुनिश्चित हो। लोकसभा सचिवालय भी सदस्यों के बैठने के लिए इसी तरह की व्यवस्था कर रहा है। विभिन्न दलों के संख्या के आधार पर राज्यसभा के चेंबर और दीर्घाओं में सीट आवंटित किए जाएंगी और बाकी सदस्यों को सत्तारूढ़ दलों और अन्य के लिए 2 खंड में लोकसभा चेंबर में बैठाया जाएगा। राज्यसभा चेंबर के भीतर प्रधानमंत्री, सदन के नेता, विपक्ष के नेता और अन्य दलों के नेताओं के लिए सीटें चिन्हित की जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच डी देवेगौड़ा के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों और राज्यसभा सदस्य रामविलास पासवान और रामदास अठावले के लिए भी सदन में चेंबर में चिन्हित सीटें होंगी। अन्य मंत्रियों को सत्तारूढ़ सदस्यों के लिए तय सीटों पर बैठाया जाएगा। सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए राज्यसभा चेंबर में 85 इंच की 4 बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही हैं। साथ ही राज्यसभा गैलरी में 40 इंच की 6 स्क्रीन लगाने का काम भी चल रहा है। इसके अलावा गैलरी में ऑडियो कंसोल और अल्ट्रावायलेट कीटाणुनाशक रेडिएशन का प्रयोग भी किया जा रहा है। संचार माध्यम के लिए दोनों सदनों को पहली बार जोड़ा जा रहा है, लिहाजा दोनों सदनों के बीच ऑडियो विजुअल सिग्नल के प्रसारण के लिए विशेष तार भी बिछाए जा रहे हैं। इसके अलावा सदन के चेंबर से ऑफिशियल गैलरी को अलग करने के लिए पॉलीकार्बोनेट शीट लगाई जा रही हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 जुलाई को बैठक करके सत्र चलाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श किया था। इस दौरान दोनों सदनों के चेंबरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अधिकारियों को अगस्त के तीसरे सप्ताह तक सत्र के लिए पूरी तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि इस व्यवस्था का मुआयना हो जाए और इसे अंतिम रूप दिया जा सके। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों सदनों में अपनी मौजूदा व्यवस्थाओं के जरिए दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करेंगे। साथ ही एक सदन की कार्यवाही को दूसरे सदन के भीतर भी देखा जा सकेगा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करके दस्तावेजों के संकलन के लिए लोगों की मौजूदगी को कम से कम किया जाए। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सत्र की तैयारियों के मद्देनजर आइए हम फिलहाल रुक करते हैं। हमारी सहयोगी कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, संसद के मॉनसून सत्र को लेकर कोविड-19 के मद्देनजर जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? जहां प्रीति देखिए, अगर संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता और पिछला संसद सत्र जो था उसका समापन तकरीबन 23 मार्च के आसपास हुआ था और उस लिहाज से जो संसद का मॉनसून सत्र है वो 23 सितंबर से पहले होना है। जो संसदीय इतिहास में कई चीजें हमने नहीं देखी थी वो पहली बार हमको देखने को मिलेंगी
और इसकी एक झलक और एक तस्वीर तब भी हमको देखने को मिल गई थी जब राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई थी। तब भी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि इंटर सेशन पीरियड के दौरान सांसदों को जो शपथ है वो सदन के अंदर दिलाई गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन किया जा सके कोरोना वायरस के चलते। तब भी हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया था। आपको याद होगा कि सभापति ने लगातार ये कहा था कि जो सांसद हैं वो हस्ताक्षर करने के लिए मुमकिन हो तो अपना पेन लाएं, नहीं तो राज्यसभा की तरफ से दिए गए पेन का प्रयोग करें और वो पेन अपने साथ ही ले जाएं ताकि कोई और सांसद उसका प्रयोग ना करे और कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। इस बार भी हम देख रहे हैं कि कई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। हमने लगातार देखा है कि सभापति एम वेंकैया नायडू किस तरह से राज्यसभा अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, लगातार इस बात का जायजा ले रहे हैं और साथ ही दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला दोनों ने ही ये आकलन किया है, जायजा लिया है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो किया जा सकता है। देखिए कई सारे लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, कई सारे टेक्निकल इश्यूज हैं प्रीति, कैसे ऑडियो विजुअल कवरेज होगा, कैसे लाइव टेलीकास्ट होगा, कैसे ट्रांसलेशन होगा, किस तरह से अगर वोट की जरूरत पड़ जाए तो वोट कैसे दिया जाएगा। तो ये बेहद ही बृहद रूप से तैयारी की जा रही है और सभापति वेंकैया नायडू ने अधिकारियों से साफ कह दिया है कि जो अगस्त का तीसरा हफ्ता है उससे पहले पहले पूरी तैयारियां हो जानी चाहिए ताकि सरकार जब भी चाहे वो संसद का मॉनसून सत्र कन्वीन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया कृति, फिलहाल इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। इस बीच संसदीय समितियों की बैठकों का सिलसिला जारी है। आज 5 संसदीय समितियां बैठक करने वाली हैं। इनमें से 3 विभाग संबंधी समितियां हैं, जबकि लोकसभा की याचिका समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की भी आज बैठक है। संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति पर्यटन और नागर विमानन क्षेत्र पर कोरोना संकट के असर को लेकर दोनों मंत्रालयों को सचिवों का विचार जानेगी। समिति जम्मू कश्मीर में पर्यटन संबंधी रिपोर्ट के ATR पर विचार करके अंतिम रूप देगी। वहीं श्रम संबंधी स्थायी समिति अप्रवासी मजदूरों, संगठित और असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर मंथन करेगी। इसी तरह जल संसाधन संबंधी समिति देश में बाढ़ नियंत्रण मुद्दे पर चर्चा करेगी। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाया है। उत्तर प्रदेश और केरल से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने जयप्रकाश निषाद को उम्मीदवार बनाया है। उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है क्योंकि कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं है। ये सीट समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से खाली हुई थी, जबकि केरल से राज्यसभा की एक सीट के लिए LDF के सहयोगी लोकतांत्रिक जनता दल के MV श्रेयस कुमार और विपक्षी कांग्रेस पार्टी के लाल वर्गीस कल्प कवाड़ी ने नामांकन किया है। ये सीट MP वीरेंद्र कुमार के निधन से खाली हुई थी। जरूरत पड़ने पर 24 अगस्त को चुनाव होगा। भारत और नेपाल के बीच करीब 9 महीने बाद आज काठमांडू में बातचीत होगी। औपचारिक तौर पर इसका एजेंडा भारत की तरफ से नेपाल में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा है, लेकिन दोनों देश सीमा विवाद समेत कुछ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत कर सकते हैं। इस वर्चुअल बातचीत को दोनों पक्षों की ओर से अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और नेपाल के विदेश मंत्रालय के अधिकारी नेपाल की राजधानी काठमांडू में वर्चुअल बैठक करेंगे। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे, जबकि नेपाल की तरफ से विदेश मंत्रालय में सचिव शंकर दास बैरागी वार्ता में शामिल होंगे। बातचीत को आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर होने वाली नियमित अंतराल की वार्ता बताया जा रहा है। इसका आयोजन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए संयुक्त निरीक्षण समिति की बैठक के रूप में होगा। 2016 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भारत आए थे। तब दोनों देशों ने आपसी विवाद सुलझाने और सहयोग बढ़ाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया था। प्रस्तावित बैठक इसी तंत्र के तहत 8वीं बातचीत होगी। इससे पहले भारत नेपाल के बीच पिछले साल जुलाई में इसी तंत्र के तहत वार्ता हुई थी, जिसमें क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, पेट्रोलियम पाइपलाइन, सड़क, पुल, एकीकृत बॉर्डर चेक पोस्ट, ऊर्जा, सिंचाई और भूकंप के बाद पुनर्निर्माण जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी। इस बीच नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा है कि भारत के साथ उनके देश का क्षेत्र संबंधित विवाद केवल वार्ता के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भीषण पर्यावरण संकट का सामना कर रहे मॉरिशस को भारत ने मदद भेजी है। भारत सरकार ने वायुसेना के एक विमान में 30 टन से ज्यादा तकनीकी उपकरण और मटेरियल रवाना कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि पोर्ट लुई में भारतीय एयरक्राफ्ट लैंड कर गया है। इस विमान में भारतीय कोस्ट गार्ड की 10 सदस्यीय तकनीकी टीम भी गई है।
इस टीम में तेल लीक को कंटेन करने में माहिर कोस्ट गार्ड के कर्मचारी शामिल हैं। भारत ने ये मदद हिंद महासागर में अपने पड़ोसियों को मानवतावादी मदद और आपदा राहत की नीति के तहत भेजी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की दिशा में लिया गया है। मॉरिशस के साउथ ईस्ट कोस्ट पर जापान की नागाशिकी शिपिंग कंपनी का एमवी वाकाशियो जहाज 25 जुलाई को मूंगा चट्टान से टकरा गया था। जहाज के पतवार में दरार की वजह से ईंधन लीक होना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने मॉरिशस में पर्यावरण आपातकाल का ऐलान कर रखा है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगी थी। ग्रीन पीस ने कहा है कि ये लीक मॉरिशस के इतिहास में सबसे बड़ा पर्यावरण संकट है। इस घटना से मॉरिशस की अर्थव्यवस्था, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई गई है। पर्यटन ही मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और मॉरिशस के बीच अनोखी मित्रता, साझी संस्कृति, भाषाई विरासत और विभिन्न क्षेत्रों में ठोस सहयोग पर आधारित है। वो ट्विटर पर भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ की ओर से दी गई बधाई का जवाब दे रहे थे। दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास और हैदराबाद सहित देश के विभिन्न शहरों में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास आज से छात्रों और शैक्षणिक आदान प्रदान के तहत जाने वालों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन ये बहुत सीमित संख्या में होगा। हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने इसकी घोषणा की थी। इस फैसले के तहत 12 अगस्त से पहले आए आपात छात्रों और आदान प्रदान के तहत नियुक्ति अनुरोध के आवेदन को शुरुआत में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद आम आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से नियमित आवर्जन और गैर आवर्जन वीजा सेवा पर लगी रोक जारी रहेगी और अभी इन्हें शुरू करने के लिए कोई विशेष तारीख निश्चित नहीं की गई है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से प्रत्येक में जन शिकायत पोर्टल स्थापित करने में मदद करेगी ताकि शासन से संबंधित शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित किया जा सके। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक पोर्टल का विस्तार करने और स्थापित करने के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया गया है। इस बारे में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस पहल को कार्यान्वित करने के लिए DARPG जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ अपने आवाज़-ए-आवाम पोर्टल में सहयोग को और बढ़ाएगा, जिससे तय सीमा पर शिकायतों का निपटारा हो जाएगा। साल भर से अधिक समय बाद कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों के एक एक जिले में परीक्षण के आधार पर 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक तेज गति वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं कश्मीर के गंदेरबल जिले और जम्मू क्षेत्र के उधमपुर में तत्काल प्रभाव से बहाल होंगी। यह आदेश अगले महीने 8 सितंबर तक वैध रहेगा। आदेश में कहा गया है कि हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पोस्टपेड ग्राहकों को मुहैया होगी, जबकि प्रीपेड ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही सेवा का लाभ उठा पाएंगे। वहीं केंद्र शासित प्रदेश के शेष हिस्से में सिर्फ 2G सेवाएं उपलब्ध होंगी। एनसीसी 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों को कवर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनसीसी विस्तार योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस संबोधन में की थी। 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों से 1 लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जाएगा। इनमें 1/3 महिला कैडेट होंगी। सीमावर्ती और तटीय जिलों में 1000 से अधिक विद्यालयों और महाविद्यालयों की पहचान की गई है, जहां एनसीसी लागू किया जाएगा। सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित एनसीसी यूनिट्स को प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएगी। नौसेना तटीय क्षेत्रों में एनसीसी यूनिट्स को सहायता प्रदान करेगी और वायुसेना एयरफोर्स स्टेशनों के नजदीक स्थित एनसीसी यूनिट्स को मदद उपलब्ध कराएगी। एनसीसी विस्तार योजना का कार्यान्वयन राज्यों की साझेदारी से किया जाएगा। दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन कर रहा है। 1961 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में स्थापित होने के बाद संस्थान को बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संशोधन अधिनियम 1963 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रखा गया। IIT के हीरक जयंती समारोह का आयोजन आज होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू IIT दिल्ली के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति विशेष लोगों का अनावरण करेंगे और हीरक जयंती के मौके पर प्रकाशित दस्तावेज का लोकार्पण भी करेंगे। समारोह को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी संबोधित करेंगे। 2 सत्रों में होने वाले समारोह के दूसरे चरण में IIT दिल्ली के पूर्व निदेशक
भाग लेंगे और चर्चा में शामिल होंगे। राज्यसभा टीवी पर सुबह 10:30 बजे से आप इस समारोह का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। सुबह 9 बजे में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात कोरोना से जुड़े अपडेट की। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26 लाख के पार पहुंच गई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर में अब तक करीब 19 लाख कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी रेट लगभग 72% तक पहुंच गया है। इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का दैनिक औसत भी लगातार बढ़ रहा है। स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से सक्रिय मामलों के साथ अंतर भी लगभग 12 लाख से ज्यादा हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पित प्रयासों से कोरोना मामलों में मृत्यु दर लगातार घट रही है और अभी 1.93% रह गई है। भारत की मृत्यु दर विश्व में सबसे कम में से एक है। अमेरिका में 23 दिनों में, ब्राजील में 95 दिनों में और मेक्सिको में 141 दिनों में कोरोना से 50,000 मौतें हुई, जबकि भारत ने संख्या तक पहुंचने में 156 दिनों का समय लिया। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के मजबूत संकल्प से देश में प्रतिदिन कोरोना परीक्षणों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन 10 लाख परीक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से परीक्षण सुविधाओं में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 15 अगस्त को एक दिन में 7,46,000 से अधिक परीक्षण किए गए। जुलाई के पहले हफ्ते में प्रति सप्ताह रोजाना जांच करने की औसत दर लगभग 2,30,000 थी, जो मौजूदा सप्ताह में बढ़कर 7 लाख से अधिक हो गई है। देश भर में अब तक लगभग 3 करोड़ कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस उपलब्धि का कारण देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं का विस्तार है। जनवरी 2020 में सिर्फ एक प्रयोगशाला से आज देश में सरकारी क्षेत्र की 969 और निजी क्षेत्र की 500 प्रयोगशालाओं समेत कुल 1,469 प्रयोगशालाएं कोरोना नमूनों की जांच का काम कर रही हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से उबरने की दर और बेहतर होकर रविवार को 90% से अधिक हो गई। रविवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के 652 नए मामले सामने आए। इसके साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,52,580 हो गई है, जबकि अब तक कुल 1,37,561 स्वस्थ हो चुके हैं और दिल्ली में भी कोरोना के 10,823 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के 13,02,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। राजधानी में भी कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 549 है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 के मद्देनजर आगामी त्योहारों से पहले जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक गणेश चतुर्थी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने और मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने की अनुमति न देने को कहा गया है। दिल्ली में रेलवे के कोविड केयर कोच में अब तक 347 मरीज भर्ती किए गए हैं। इनमें से 278 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी 69 मरीज उपचार के लिए भर्ती हैं। दिल्ली सरकार की मांग पर उत्तर रेलवे ने 503 आइसोलेशन कोच उपलब्ध कराए हैं। ये 9 जगहों पर लगाए गए हैं। 8,048 बिस्तरों की सुविधा वाले इन डिब्बों के रख रखाव के लिए इन स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रोगियों के खान-पान की व्यवस्था रेलवे ही कर रहा है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 11,111 केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक कुल 5,95,000 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,17,123 लोगों को इलाज पूरा होने के बाद डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। वहीं रिकवरी रेट अब 70% तक पहुंच गया है। राज्य में कोरोना से मरने वाले लोगों का कुल प्रतिशत 3.36 है। प्रदेश में अभी फिलहाल 10,53,897 लोग होम क्वारंटीन में हैं। इसके अलावा 38,203 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया है।
कोरोना महामारी के चलते पिछले 5 महीने से बंद पड़ी श्री वैष्णो देवी यात्रा रविवार से शुरू हो गई। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस यात्रा में कई बदलाव किए हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक कोरोना महामारी के इस काल में प्रतिदिन फिलहाल 2000 यात्रियों को ही माता के दर्शन की अनुमति दी जाएगी। मणिपुर सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस बीच राज्य सरकार ने कोविड-19 के हल्के लक्षण और बिना लक्षण वाले लोगों के लिए होम आइसोलेशन शुरू किया है। होम आइसोलेशन के लिए गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। असम में कोविड मरीजों के लिए लगभग 1500 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। जल्द ही राज्य में 3 नए कोविड उपचार केंद्र काम करना शुरू कर देंगे। मिजोरम सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए रविवार को आइजॉल नगर निगम क्षेत्र में 4 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया। लॉकडाउन रविवार की आधी रात से लागू होगा और 21 अगस्त को सुबह 4:30 बजे तक लागू रहेगा। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 2,15,90,500 के पार हो चुकी है, जबकि 7,73,600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां संक्रमितों की संख्या 54 लाख पार कर गई है और 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्राजील में अब तक 33,40,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 1,07,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और अब बात करते हैं गरीबों के कल्याण से जुड़ी केंद्र सरकार की योजना की। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे की इस महत्वपूर्ण योजना में भूमिका शानदार असर दिखा रही है। रेलवे ने कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 5,50,000 से ज्यादा श्रम दिन सृजित किए हैं। प्रधानमंत्री की पहल पर प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 14 अगस्त तक रेलवे श्रमिकों को 1,336 करोड़ से ज्यादा की राशि दी है। 116 जिलों में चल रही ये योजना मुश्किल वक्त में श्रमिकों के जीवन का सहारा बनी है। इन जिलों में 2,988 करोड़ लागत की 165 रेल परियोजनाएं चल रही हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं की खुद निगरानी कर रहे हैं। हर जिले में रेलवे ने नोडल अधिकारी भी तैनात किए हैं, जो परियोजना की प्रगति देख रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून को 125 दिनों के लिए 6 राज्यों में शुरू की गई थी, जिसका अब सकारात्मक असर भी दिखने लगा है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि छोटे उद्यम देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वावलंबन ई सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर में 5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। उन्होंने कहा कि अभी जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें से 30% आज एमएसएमई क्षेत्र से आते हैं, जबकि 48% निर्यात एमएसएमई का है और अभी तक 11 करोड़ नौकरियां पैदा की गई हैं। उन्होंने आने वाले 5 साल में एमएसएमई की ग्रोथ को 50% तक लेकर जाने की उम्मीद जताई है। सरकार ने राजमार्गों पर बेहतर यातायात सुरक्षा के लिए सड़क निर्माण उपकरण वाहनों के लिए कड़े नियमों का प्रस्ताव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसके लिए एक प्रारूप अधिसूचना लेकर आया है। अधिसूचना में सार्वजनिक सड़कों पर अन्य गाड़ियों के साथ चलने वाले सड़क निर्माण वाहनों के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने का जिक्र किया गया है। इनमें ऐसे वाहनों के ऊपर अलार्म लगाने, इन वाहनों को चलाने वाले लोगों के लिए व्यापक दृश्यता सुविधा और ऑपरेटर स्टेशन और रखरखाव क्षेत्र को जरूरी बनाया गया है। मंत्रालय ने मसौदा पर हितधारकों और लोगों से 30 दिन के भीतर सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मणिपुर में आज 13 राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखेंगे। साथ ही एक सड़क सुरक्षा परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं आज लद्दाख में बहुप्रतीक्षित चोगलामसर पुल का उद्घाटन किया जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर इस पुल का उद्घाटन करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है और वो अब भी वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली कंटेनमेंट के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति के सभी क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर हैं। उनके स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने के बाद 10 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति की सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का रविवार को निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले महीने वो संक्रमित हुए थे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में
चौहान के पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय थे। वो 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके थे। चेतन चौहान अमरोहा जिले की नौगांवा विधानसभा सीट से 2017 में विधायक चुने गए थे। चेतन चौहान ने टीम इंडिया के लिए 1969 से 1978 के बीच 40 टेस्ट खेले थे। उन्होंने 31.54 की औसत से 2084 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर 97 रन रहा। चेतन चौहान ने 7 वनडे में 153 रन बनाए। सुनील गावस्कर के साथ उनकी सलामी जोड़ी दुनिया भर में मशहूर रही। 1981 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चेतन चौहान के निधन पर अनेक हस्तियों ने शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि बेहतरीन क्रिकेटर, जमीन से जुड़े राजनेता, उत्कृष्ट सांसद थे। उनके परिवार, मित्रों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत के प्रख्यात पूर्व क्रिकेटर, भूतपूर्व सांसद और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री चेतन चौहान जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं। उनका जाना हम सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके स्वजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि चेतन चौहान ने खुद को एक शानदार क्रिकेटर और बाद में एक मेहनती राजनीतिक नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवा और बीजेपी को मजबूत करने में प्रभावी योगदान दिया। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान जी ने अपने जीवन में पहले खिलाड़ी के रूप में और बाद में एक जनसेवक के रूप में देश की सेवा की। उनका निधन भारतीय राजनीति और क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अन्य मंत्रियों ने पूर्व क्रिकेटर और अपने सहयोगी चेतन चौहान को कैबिनेट की बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतन चौहान के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर श्री चेतन चौहान जी नहीं रहे। यह मेरे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों के लिए, अमरोहा जनपद के नागरिकों के लिए और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। खेल जगत की भी अपूर्णीय क्षति है। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चेतन चौहान के निधन पर दुख व्यक्त किया है और अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। खबर अमेरिका से, जहां सिंसिनाटी शहर गोलीबारी की घटनाओं से हिल गया। पुलिस ने बताया है कि अलग अलग जगहों पर हुई गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत की खबर है और 18 लोग जख्मी हुए हैं। सहायक पुलिस प्रमुख ने बताया है कि शहर के ओवरदरिने इलाके में गोलीबारी की घटना में 10 लोगों को गोली लगी, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अभी तक किसी संदिग्ध को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। आज देश के महान क्रांतिकारी शहीद मदन लाल ढींगरा की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन ब्रिटिश अधिकारी को गोली मारने के आरोप में महज 22 साल की उम्र में मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई थी। मदन लाल ढींगरा का जन्म 1887 को पंजाब के अमृतसर में हुआ, लेकिन मदन लाल ने अपनी पढ़ाई लंदन से की। क्रांतिकारी स्वभाव के मदन लाल श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर की गतिविधियों के साथ जुड़ गए थे। इसी दौरान लंदन में भारतीय सेना का एक अवकाश प्राप्त अधिकारी कर्नल विलियम वायली भारतीय छात्रों की जासूसी कर रहा था। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के जासूस वायली की हत्या करने का निश्चय किया और ये काम मदन लाल ढींगरा को सौंपा गया। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ने एक समारोह में कर्नल वायली को गोली मार दी, जिससे कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अदालत ने 23 जुलाई 1909 को फांसी की सजा सुनाई और 17 अगस्त 1909 को 22 वर्ष का ये देशभक्त फांसी पर लटक गया और मदन लाल ढींगरा हमेशा के लिए अमर हो गए। और अब बात मौसम से जुड़ी खबरों की। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। वहीं दक्षिणी राज्यों में एक बार भारी बारिश को लेकर फिर अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के उफान पर होने की वजह से पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में कई गांव जलमग्न हो गए। यहाँ 3300 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। तेलंगाना में राजधानी हैदराबाद और उसके आसपास के ग्रामीण इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। नदियां और नाले अपने स्तर से ऊपर बह रहे हैं। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान है। हालात को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं महाराष्ट्र के पुणे और सतारा जिलों में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़ और पालघर में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। साथ ही उत्तर, मध्य और विदर्भ के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सरयू नदी के विकराल रूप से बाराबंकी में करीब 55,000 की आबादी प्रभावित है। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने की वजह से 80 गांवों का संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या में कमी आई है। हालांकि यहां अभी भी 3 जिलों के 11,800 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में इस साल बाढ़ से अब तक कुल 112 लोगों की जान जा चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।